गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी को हम बताए थे वो कि ऑप्टिक्स का जो नोट्स देंगे उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 81 है। एक आपको क्लास में ही हम बता दिए थे और बताए थे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ताकि आपको जो इसमें हेजिटेशन रहता है डायरेक्ट कि इसका आंसर क्यों क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, तो सारे रीजन को हम लोग यहाँ पे जानेंगे और एक एक क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराकर उसका आंसर टेक आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश का जो रंग होता है उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है इसकी आवृत्ति, ऑप्शन बी है इसका वेग, ऑप्शन सी है इसकी कला, ऑप्शन डी है इसका आयाम। तो याद रखेंगे प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो होता है इसकी आवृत्ति, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका वो रख लेंगे, यहां पे नाम लिख दे इसकी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सुनेंगे, वो पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है वो क्या, हीरा। यानी इसी को ए बी सी और डी करके देता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया है कांच, ऑप्शन बी में दिया है पानी, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में हीरा। आप सभी जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर मिल गया वो ऑप्शन डी, जिसमें दिया है वो क्या, तो हीरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष वो किसका ऐसे मात्रक है, तो याद रखेंगे दूरी का। ऑप्शन बी में देखेंगे दिया है दूरी या नहीं। ऑप्शन पहला ही दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का दूरी, ऑप्शन बी दिया है समय, ऑप्शन सी दिया है ऊर्जा और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए और ओ क्या हुआ, तो दूरी। ध्यान देंगे 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे वो क्वेश्चन क्या दिया है। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान देखेंगे। ऑप्शन में पहला दिया है 20 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है 48 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया है 42 डिग्री। तो याद रखें कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है और क्लास में हम बताए थे वो कि 42 डिग्री होता है। कैसे होता है वो निकाले भी थे। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर वो देखेंगे 42 किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है 42 डिग्री। याद रखेंगे कभी कभी या ये मान दे देता है 41.14 डिग्री, 41.14 डिग्री भी कभी कभी दे देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है वो 42, तो इसको 42 लेकिन लगभग के ए बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। ऑप्शन दिया 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 मीटर, ऑप्शन सी में दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 8 मीटर और ऑप्शन डी में दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 10 मीटर। तो याद कीजिए इसका मान भी निकाले थे कि वो क्वेश्चन नंबर 5 का कि प्रकाश जो दिया है यहाँ पे प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो होता है 9.46 इंटू 10 के पावर, देखो तो वो ऑप्शन में दिया है 15 मीटर। यानी एक क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए में ही दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, μ12 बराबर होता है। तो याद करो हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा ध्यान देंगे कि हम बताए थे μ12 एक होता है μ21। इन दोनों में डिफरेंट आपको बताया था। ये μ12 μ21, इसमें देखो वो दिया कौन सा ऑप्शन है, μ12 ऊपर वाला दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया होता है μ1 बट्टा μ2। तो इसके लिए क्या देखो μ2 बट्टा μ1। देखिए कोई ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन दिया μ2 बट्टा μ1, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए μ2 बट्टा μ1। क्वेश्चन नंबर 7, संपर्कित दो लेंस की शक्ति होती है। याद करो समतुल्य लेंस पढ़ाए थे कि जब समतुल्य लेंस की फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर
वन बाई एफ इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/f इक्विवेलेंट याद करो, आपको ये भी फॉर्मूला है, P बराबर क्या होता है 1/f। तो क्या हम 1/f के बदले P ले सकते हैं? तो F इक्विवेलेंट के बहुत लेंगे P, इसके लेंगे P1 और ये हो जाएगा P2। देखो तो वो ये ऑप्शन P बराबर एक क्वेश्चन दिया है, पहला ही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए दिया है P बराबर P1 प्लस P2। ये दो संपर्कित लिया हुआ तो P1 प्लस T2, और 3 लिया रहता है तो P3 हो जाता है, 4 रहता है तो P4 हो जाता है, 5 रहता है तो P5 हो जाता है, और डॉट डॉट एक कहां तक होता है Pn तक इसमें ले सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है दो संपर्कित लेंस की शक्ति, तो P होगा P1 प्लस P2। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, आप ये भी फॉर्मूला आता है वो क्वेश्चन नंबर 8 याद करो, P बराबर क्या होता है 1/f इन मीटर, और इसमें देखो किसका मान दिया है, डायऑप्टर लेंस की क्षमता दे दिया है, ये दिया है 4, ये कितना हो जाएगा 1/f इन मीटर। वो इसको भाग दीजिए ना, एक कटेगा 0.25 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मानकर, तो बताएंगे वो f का मान कितना निकल जाएगा, तो आएगा 0.25 मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा वो 0.5 मीटर। देखेंगे ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन बी सही है, 8 का ऑप्शन बी दिया है 0.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होती है। मानव नेत्र का 1 मिनट रुकेंगे वो, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होती है। यह क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन 1/60, ऑप्शन बी दिया है 1 मिनट में पूछा है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी में दिया है 10, ऑप्शन डी में दिया 1/2। याद रखेंगे 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट, जो इसमें केवल क्वेश्चन में 1 लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष दूर किया जाता है? तो वह अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। तो ऑप्शन आपका देखो तो वह उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष दूर किया जाता है, ऑप्शन देखेंगे दूर दृष्टि दोष की ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन दिया है वो 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है वो, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है बी, दूरदृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 11 मनुष्य की आंख की रेटिना पर वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ये तो जेन्युइन चीज है कि एक मनुष्य की आंख पर जो इमेज बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया है वो पहला ऑप्शन वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन ए सही है इसका। दूसरा ऑप्शन दिया वास्तविक एवं सीधा, गलत है। ऑप्शन सी दिया आभासी और सीधा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है आभासी एवं उल्टा, यानी क्वेश्चन नंबर वो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए वास्तविक उल्टा, लिख सकते हैं यहां पे वास्तविक उल्टा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, बहुत याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप जब पढ़ाए थे तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि m बराबर क्या होता है 1 प्लस d/f, m बराबर 1 प्लस d/f, जहां d का मान आपको याद है हम रखे थे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे m बराबर 1 प्लस d/f किस सब में दिया है, ऑप्शन पहला ए का मान दिया है 1 माइनस d/f, रॉन्ग है। ऑप्शन बी इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सही है वो बी। क्वेश्चन देंगे वो तीसरा, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना जो प्रतिबिंब होता है ये भी होता है वास्तविक उल्टा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का
आंसर जो दिया होगा वो ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक उल्टा, जो कि वो ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे, आपको बताए थे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का, और मिडिल में किसका होता है? येलो रंग यानी पीले रंग का। इसमें क्वेश्चन कहा है कि सबसे कम रंग, तो सबसे कम किसका होगा? वो याद रखेंगे, वो सबसे कम होता है बैगनी का, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बैगनी दिया है ए में, बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 15, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो याद करो, पहले डिफिनेशन आपको बताया था कि वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टी का निर्माण होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, और इंद्रधनुष में अपवर्तन की घटनाएं होती है। और ऑप्शन देखेंगे इसमें अपवर्तन कितने में दिया है? पहला ऑप्शन दिया है विवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी दिया है अपवर्तन, और ऑप्शन डी दिया है वो बड़ विक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वो अपवर्तन, यानी ऑप्शन में वो दिया है सी, ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 16, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तन नहीं होता? याद करो, हम बताए थे कि जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य, चाल, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये करेक्ट कौन सी संचरित नहीं होती है? तो याद रखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा इसकी आवृत्ति। ऑप्शन पहला दिया तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी में दिया है वो इसकी आवृत्ति, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर देखें वो 17, अल्फा कोण का मान होता है। तो अल्फा कोण का आपको हम इक्वेशन बताए थे, अल्फा कोण का जो मान होता है ना, अल्फा बराबर होता है 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ऑप्शन देखें वो, ऑप्शन पहला ही दिया है 180 माइनस ए, दूसरा दिया है वो R1 प्लस R2, ऑप्शन सी दिया है ए बाई 2, ऑप्शन डी दिया है ए बराबर R1 प्लस R2 बाई 2। याद रखेंगे वो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है वो या कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है वो अपवर्तन, ऑप्शन सी है बड़ विक्षेपण, और ऑप्शन डी है TIR। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR की घटना पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्वेश्चन नंबर वो देखेंगे TIR ऑप्शन किस में दिया? तो ऑप्शन डी में। यानी चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि करती है। ऑप्शन दिया है व्यक्तीकरण, परावर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ विक्षेपण। वो याद रखेंगे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि करती है उसकी ध्रुवण की, यानी पोलराइजेशन की, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी में वो दिया है ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 20 कहते एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण का तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, न्यूनतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन बताए थे। क्वेश्चन नंबर वो 20 याद रखेंगे, ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां ए क्या है? प्रिज्म में कोण है। देखो वो ऑप्शन किस में दिया है? पहला दिया 1 माइनस म्यू इंटू ए, ऑप्शन बी है म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी और डी क्या है? तो रॉन्ग है। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु उसके प्रधान अक्ष पर रखा जाए?
यानी कह रहे हो प्रधान अक्ष पर रखेंगे तो इसमें कितने इमेज बनेंगे। तो याद करो हम आपको निकाल कर भी दिखाए थे कि प्रधान अक्ष पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज 2 बनता है। ऑप्शन देखेंगे कौन इसमें दिया है। पहला ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है 7। तो याद रखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 2 और 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ तो बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, करें एक अवतल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, काल्पनिक सीधा बनता है। इसमें ऑप्शन देखो क्या दिया। पहला ऑप्शन दिया आभासी बन सकता है, ऑप्शन बी है वास्तविक ये भी बन सकता है, ऑप्शन सी है आवर्धित आवर्धित भी इमेज बन सकता है, ऑप्शन डी है उल्टा ये भी इसका इमेज बन सकता है और ऑप्शन ई में दिया है इसमें सभी, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन इसमें बी इसमें ऑप्शन ई को ठीक लगाए वो क्योंकि ये सारी इमेज बनते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई में दिया है कि सभी, याद रखेंगे वो कनकेव मिरर में सारे इमेज बनता है, वास्तविक उल्टा बनते हैं, काल्पनिक सीधा बनते हैं। आज इसी को 4 पार्ट में करके दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला देखेंगे, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो याद करो आसमान के रंग नीला होने का कारण है आपको हम बताए थे वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो याद रखेंगे वो आसमान का रंग नीला होने का कारण जो होता है उसका प्रकिंडन होता है। देखेंगे ऑप्शन में दिया है या नहीं। पहला ऑप्शन है व्यक्तीकरण, दूसरा ऑप्शन है वो प्रकिंडन, ऑप्शन वो सी दिया है विवर्तन और ऑप्शन दिया है ध्रुवण। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी और ऑप्शन बी में दिया है प्रकिंडन। ऑप्शन तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब आपको हम दर्पण पढ़ाए थे तो उस समय इमेज का निर्माण कराए थे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। और समतल दर्पण में याद कीजिए एक नोट बताए थे कि समतल दर्पण प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होते हैं और समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनते हैं जितना कि वस्तु आगे होते हैं। और ये आपको याद होना चाहिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। उत्तल का कंडीशन आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है लेकिन वस्तु से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा इमेज किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। ये तो जाहिर सी बात है। देखेंगे वो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो ऑप्शन होगा वो अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण में। एक तो वो इसमें ऑप्शन अवतल लेंस भी दिया है, तो लेंस में जो इमेज बनता है वस्तु से बड़ा और आभासी नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग जानते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। सारे बच्चे जानते हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या याद करो हम नोट बताया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन मिल गया आपको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत। तो इसमें रेडियस पूछा है तो रेडियस का होगा अनंत। ऑप्शन देखेंगे वो पहला ही ऑप्शन दे दिया है कि पहला ऑप्शन दिया हो कि अनंत, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में दिया है -10 सेंटीमीटर। याद रखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा क्या हो अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हम बताए थे लेंस मेकर फॉर्मूला और एक लेंस की क्षमता निकालने के लिए। एक उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे, आप कॉपी में देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा वो 25 डाइऑप्टर, सॉरी 5 डाइऑप्टर। पहला 26 का पहला आंसर होगा 5 डाइऑप्टर।
जब लेंस की क्षमता वहां पे पढ़ाए थे ना, वहीं पे इसका फॉर्मूला बताए थे। क्वेश्चन नंबर 27, जब प्रकाश की किरणें ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य होता है। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अब इसमें कह रहा है कि क्या होता है, ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी आंकड़े पूर्ण नहीं है। ऑप्शन होगा इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए, घटता है। ऑप्शन नंबर देखें वो इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखें वो 28। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं, डायऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर वो 28 का आंसर सारे बच्चों को पहले से मालूम है, इसका हो जाएगा डायऑप्टर। अब देखेंगे ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो होता है, ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है। पहला दिया है संतक, ऑप्शन यही सही है। और देखेंगे ऑप्शन बी में दिया है रेखिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी में दिया वो काली रेखा का स्पेक्ट्रम, और ऑप्शन डी में दिया है काली मिट्टी का स्पेक्ट्रम। तो याद रखेंगे वो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन वो इसका पहला सही है, ए संतत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। नंबर क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये भी आपको बताए थे जब आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाए थे, तो कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान होगा। याद करो आप लोग को निकाले भी थे, कांच में आप उसका मान है, या इसमें वो देखो ना c के मान नहीं पुट किया, डायरेक्ट इसको वैल्यू दे दिया है। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं। हम यहाँ पे c को c रख देंगे ना वो, तो a इसका जो मान आता है होता है 2c/3 होता है। आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला बताए थे कि म्यू बराबर क्या था, C0/c मीडियम। तो यहाँ पे C0 को c रख दिया है, इसका मान दे दिया है, निकाल भी देते हैं। देखो म्यू का मान दिया है वो कितना, कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो रख देंगे 3/2 C0 यानी c a c m यानी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसका मान होगा यानी cm का मान पूछा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना वो, तो cm का जो मान आएगा वो गुणा होगा तो हो जाएगा 2c/3, यानी cm माध्यम में प्रकाश की चाल 2c/3, जो कि ऑप्शन बहुत 30 का देखेंगे सही कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फॉर्मूला याद रखेंगे म्यू बराबर C0/c मीडियम, c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c मीडियम को c मीडियम रखेंगे क्योंकि इसी का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश की पथ ऑप्टिकल पथ बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला आपको बताए थे, प्रकाश की पथ बराबर होता है म्यू टी आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन इसमें म्यू टी नहीं दिया है, इसको हिंदी में लिख दो कि प्रकाश की पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इनटू पथ की लंबाई, यानी वो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है देख लो, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर देखें वो 31। तो क्वेश्चन नंबर 32, तब प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया हवा में, ऑप्शन बी दिया है शीशा में, ऑप्शन सी दिया है पानी में, ऑप्शन डी दिया है निर्वात में। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का
जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा क्या, तो निर्वात, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो सारे बच्चे जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और कितना होता है ऑप्शन में देखेंगे और सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। पहला दिया 1, गलत है। ऑप्शन बी है 1.5 जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन सी 2.42, आप जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और ये होता है 2.42, यानी ऑप्शन बाबू कौन सा सही है, सी। ऑप्शन डी में देखो बाबू क्या है 4.14, इसमें अधिक वाला नहीं चुना है, बस हीरा का अपवर्तनांक चुना है, तो ये हो जाएगा बाबू 2.42। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद करो हम बताए थे कि जब किसी दर्पण को, किसी भी गोलीय दर्पण को यदि पानी में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एक समान रहेगा। पानी से बाहर रखें या पानी में रखें कोई अंतर नहीं है, सेम होगा। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे वो दिया है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहला दिया है घट जाएगा, ऑप्शन बी दिया है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दिया है समान रहेगा, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। याद रखेंगे इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, समान रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होता है। तो याद करो कोफिशिएंट का मान बताए थे हम, यानी प्रवर्तन गुणांक का मान बताए थे कि वो हमेशा 1 होता है। ऑप्शन देखो, पहला दिया 0.5, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है इंफिनिटी। याद रखेंगे वो कितना होता है तो 1, और ये ऑप्शन किस में दिया है वो, तो ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो, त्रिशप्राव के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। त्रिशप्राव पर ध्यान नहीं देना है, इसको अपनी भाषा में प्रिज्म कहते हैं। कि प्रिज्म सूत्र क्या होता है, तो प्रिज्म सूत्र सारे बच्चे जानते हैं। याद करो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर हम आपको बताए थे, याद करो साइन और डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बट्टा क्या होता है साइन ए बाई 2। लेकिन इसमें ऑप्शन में पहले ए दे दिया है, अब बाद में डेल्टा एम दिया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे 36 का आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 36 का आंसर हो जाएगा कौन सा होता है सी।